हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग किसी अणु में उपस्थित अवयवी परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामिति या आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या है वो 6 होती है। ये गैस कौन कौन सी होती हैं? वैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं ये। इनमें ये कौन कौन से होंगे? अगर देखें इनर्ट गैसें तो ये हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसमें से जो हीलियम है इसको छोड़ के जितने भी अक्रिय गैसें होते हैं यानी इनर्ट गैसें हैं, इनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है जो कि सर्वाधिक स्थायी होता है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को अष्टक यानी कि ऑक्टेट कहते हैं। इस प्रकार परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाने से परमाणु स्थायी बन जाते हैं। या परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हो जाने से क्या होता है कि परमाणु तभी स्थायी बनता है जब वह बाह्यतम कक्षा यानी कि परमाणुओं का पहला सेल जो कि के सेल है। आपको तो पता ही है कि सेल कौन कौन से होते हैं, जैसे KLMN यानी कि 1 2 3 4 बोल दो या फिर KLMN बोल दो। यानी कि ये जो सेल होते हैं यानी कि के सेल हो और उसके बाद परमाणु में कोई अन्य शेष सेल है वो उपस्थित न हो। अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करवाना या उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना क्या है? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि ये अपना एक अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने या अंदर डालने में क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अतः इन गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसके परमाणु और अणु एक समान होते हैं, अर्थात जो अक्रिय गैसें हैं इनके जो अणु हैं वो एक परमाणुक यानी कि मोनो एटॉमिक होते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा अस्थायी होती है, क्योंकि उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह अपनी बाह्यतम कक्षा में अपने निकटतम अक्रिय गैसों की भांति इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि वे स्थायी बन जाएं। इसी कारण तत्वों के बीच रासायनिक संयोग होता है। अब हम देखेंगे जो अष्टक पूर्ण है उनको पूर्ण करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। तो देखो कि कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 3 प्रकार से प्राप्त करता है। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? इसमें देखो, या तो किसी दूसरे परमाणु से अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, यानी कि अगर उसको अपने स्थायित्व प्राप्त करना है तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और स्थायी होगा। और सेकंड क्या है कि किसी दूसरे परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, यानी कि अगर उसे ऑक्टेट प्राप्त करना है तो दूसरी कंडीशन, एक फर्स्ट में तो आपको पता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग के स्थायी होगा, सेकंड में क्या है कि वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्थायी होगा। थर्ड है किसी दूसरे परमाणु के साथ एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब देखते हैं आयंस, यानी कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन। ये क्या हैं? सारे आयंस होते हैं। यानी कि आवेश युक्त जो भी परमाणु है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज होगा तो वो आयंस युक्त होगा, तो वो बताएं। आयंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। धनायन कब होगा? जब वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको त्याग
त्याग देगा तो वो क्या होगा, धनायन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है यानी कि उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो होगा ऋणायन। चलो देखते हैं। फर्स्ट है धनायन यानी कि कैटायन। जिस आयन पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसे धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन धनायन है। धन आयन का निर्माण परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सभी जो धातु के तत्वों के जो आयन हैं वो धनायन होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनियम आयन अधातु तत्वों के बने होते हैं, यानी कि सभी के पास क्या होता है कि वो सभी जो भी धातु हैं वो उनके आयन्स क्या होते हैं, धनायन होते हैं। लेकिन अधातु में कौन कौन से बताए हैं, या तो हाइड्रोजन है या फिर अमोनियम आयन हो गए। ऐसे ही देखते हैं ऋणायन, यानी कि जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे क्या हैं, ऋणायन है। ऋणायनों का निर्माण किसी परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से होता है। जैसे क्लोरीन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो फिर ये क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसके ऊपर क्या होंगे कि 2 नेगेटिव आयन आ जाएंगे। सभी अधातुओं के आयन ऋणायन होते हैं, यानी कि जितने भी अधातु हैं उनके जो आयन होते हैं वो एनायन होते हैं, यानी कि ऋणायन होते हैं। सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं, यानी कि धनायन में बदलने की प्रवृत्ति होती है। इनकी इस प्रवृत्ति के कारण ये विद्युत धनायन तत्व कहलाते हैं, यानी कि अगर त्याग कर देंगे और खुद पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर लेंगे तो वो विद्युत धनायन तत्व कहलाते हैं। इसके विपरीत अधातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाते हैं, और इस प्रवृत्ति के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो वो क्या होंगे, धनायन तत्व होंगे, और अगर वो ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऋणायन तत्व होंगे। ऐसे ही हम देखते हैं संयोजकता यानी कि वैलेंसी। संयोजकता शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है क्षमता, यानी कि तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो अपने निकटस्थ अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्यक्त या ग्रहित यानी कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या को क्या कहेंगे, उस परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी कहेंगे। यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए गए हैं या फिर त्याग किए गए हैं, यानी कि या तो अपटेक कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस यानी कि नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करता है। जैसे सोडियम है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो नियोन के जैसे व्यवहार शो करेगा। अब देखते हैं रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स देख रहे हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे विद्युत संयोजकता कहते हैं, यानी कि आपस में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि प्राप्त आयनों की बाह्यतम कक्षाओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है वो अक्रिय गैसों की भांति स्थायी बन जाती है, यानी कि या तो वो ग्रहण कर रहे हैं या फिर वो त्याग कर रहे हैं, और इनर्ट गैसें हैं उनकी तरह क्या कर रहे हैं कि अपना एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे उदाहरणार्थ अगर देखें तो जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसमें क्या होता है कि सोडियम होता है Na
और क्लोरीन होता है Cl, इन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस प्रकार होती है। जैसे सोडियम है 11 नंबर पे आता है, तो इसके फर्स्ट सेल में तो S में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सेकंड जो ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो थर्ड है उसमें क्या होगा कि वापस से 1 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही जो क्लोरीन है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखें तो 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आप देखो, नोटिस करो कि सोडियम है उसके पास तो थर्ड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर वो उसको त्यागेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। और ऐसे ही जो क्लोरीन है उसके अंदर जो थर्ड ऑर्बिटल है उसमें क्या हुआ 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो अपना एक ऑक्टेट बना लेगा। तो ऐसे ही होगा कि सोडियम है वो तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। देखो आगे इसमें क्या बताया, जैसे सोडियम परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस यानी कि नियोन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है, और जो क्लोरीन परमाणु है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अक्रिय गैस ऑर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। यानी आपको यही बताया कि सोडियम है वो तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या है त्याग देगा यानी छोड़ देगा, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को अपटेक करेगा यानी कि ग्रहण कर लेगा, और ये दोनों अपना अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। अब क्या होता है कि सोडियम प्लस प्लस और क्लोरीन है वो माइनस आयनों पर विपरीत आवेशों की उपस्थिति के कारण ये दोनों आयन स्थिर आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यानी कि जो सोडियम है वो तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के, और जो क्लोरीन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दोनों आपस में क्या करेंगे, एक स्टेबल बॉन्डिंग बना लेंगे और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। विद्युत संयोजकताओं के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स। जिन रासायनिक यौगिकों के अणु में विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन रहता है उन्हें विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड आदि। विद्युत संयोजकता में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों के से निर्मित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड था, इसमें सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन है वो नेगेटिव है इसमें। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। और ऐसे ही CuSO4 है तो इसमें कॉपर है वो पॉजिटिव है और SO4 है वो नेगेटिव होता है। विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच मजबूत अंतराण्विक विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण ये रवादार उच्च घनत्व वाले ठोस होते हैं। ये कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर होंगे और भंगुर यानी टूटने की प्रवृत्ति होगी इनकी। फिर है कि मजबूत अंतराण्विक विद्युत आकर्षण बल से जुड़े आयनों को एक दूसरे से पृथक करने में अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर इनको अलग करना है तो उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण आयनिक यौगिकों के जो द्रव्यांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इनके जो क्वथनांक हैं और द्रव्यांक है वो उच्च होते हैं। फिर फोर्थ देखते हैं, जैसे आयनिक प्रकृति वाले विद्युत संयोजक यौगिक प्राय ध्रुवीय घोलकों यानी कि जल, द्रव या फिर अमोनिया आदि, ये इनमें क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। परंतु कार्बनिक घोल यानी कि जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में क्या होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड आदि जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। परंतु ये जो बेंजीन या फिर केरोसिन तेल है या फिर पेट्रोल है, इनमें क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। इनको आप नोटिस करो कि इनसे शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ याद करने लायक है। फिर है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के अवयवी आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल कार्यरत रहने के कारण उनके आयन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं।
इसी कारण ठोस अवस्था में ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि ये अगर आप गमन नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, यानी कि ये एक ही जगह पे स्टेबल हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों के अवयवी आयन गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में आयनीकृत होकर एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं तथा विद्युत अपघटन होता है। विद्युत संयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं आयनिक प्रकृति की होती हैं और ये प्राय तीव्र गति वाले होते हैं। फिर है सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बनने से दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि इससे जो निर्मित अणु है उनमें प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। सहसंयोजक बंधन तभी बनता है जब अधिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। अब देखो कि सहसंयोजक बंधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फिर है डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट देखते हैं जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब एकल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन अणु है H2, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच साझेदारी हो रही है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, यानी कि इनके बीच में एकल सहसंयोजक बंधन बनता है H के बीच में। इसी प्रकार से अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड देखें